हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग नॉलेज विद शैलेंद्रा। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जो हमारे मॉड्यूल बी का चैप्टर 13 है। तो चलिए हम अपने लेक्चर की ओर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट मीन्स फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, हमें वो चीजें इसमें स्टडी करनी है। तो टॉपिक बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले क्या है इन एवरी बिजनेस, ठीक है। इन एवरी बिजनेस द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी चीज का? रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस। मीन्स कोई भी अगर बैलेंस कोई भी हमारा मतलब क्या बोलते हैं बिजनेस है, तो उसके क्या दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो क्या करना, उसमें सबसे पहले उसका बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। और दूसरा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। तो इसमें वही चीज लिखा है, इज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स सो दैट ऑल स्टेक होल्डर मीन्स जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो वो गेट क्लियर पिक्चर उस चीज का, मतलब उस एंटरप्राइजेज में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसका एक क्लियर पिक्चर उन लोग को मिल जाए ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजिशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और जब वो अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो तो उसमें हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि हमारा ये जो एंटरप्राइजेज है ये हमारा प्रॉफिट में है या लॉस में है, या फिर कितने और कितने प्रॉफिट लॉस में है, ठीक है। These accounts show the final result of business carried out in the term of profit, earn or loss sustained by the business enterprises, as also the final picture regarding its asset and liability at the close of the accounting period। मीन्स एक तो प्रॉफिट लॉस मिलेगा ही, और दूसरा बैलेंस शीट से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास असेट कितना है और क्या है हमारा लायबिलिटी हमारे ऊपर कितनी है, ठीक है। और किस तरह का असेट है, किस तरह की लायबिलिटी है। अब प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए अगर ट्रायल बैलेंस की बात करें तो जैसे हम लोग पहले भी लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि जो फाइनल बैलेंस शीट होता है, ठीक है, उससे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। और उसमें चेक करते हैं अगर कोई एरर आई है तो उस एरर को हम दूर करते हैं, जो हमने अपने पुराने लेक्चर्स में कवर किए। तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल द लेजर अकाउंट्स आर बैलेंस, सारे लेजर अकाउंट को बैलेंस किया जाता। एंड उसके बाद क्या होता है, देन ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। उसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट दैट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट और ड्राफ्ट उससे बनाई जाती है। अब जब से क्या है, पहले देखो शुरुआत में ये तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स अभी आए हैं, ठीक है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं सारी एंट्रीज डालते हैं। तो देखा जाए जो एक मैनुअल कैलकुलेशन होता है, मैनुअल एरर जिसको बोलते हैं, या क्लर्कल एरर जिसको बोलते हैं, वो हमारी क्या हो गई है, जब से हमारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जब से सारा काम किस पे, कंप्यूटर पे होने लगा है, तब से ये एरर तो ना के बराबर है, ठीक है। अप्रोक्स क्या है, नील है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस फिर भी लोग बनाते हैं। तो इन ए मैनुअल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ए ट्रायल बैलेंस वॉज कॉमनली प्रिपेयर टू फाइंड आउट वेदर एनी पोस्टिंग और मैथमेटिकल एरर वेर वर मेड। नाउअडेज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैज एलिमिनेटेड दोज क्लरिकल एरर्स, ठीक है। This means that the trial balance is less important for bookkeeping purpose since it is almost certain that the total of the debit and credit column will match। भाई सिंपल है, जब कोई चीज क्या होती है, जब कोई चीज कंप्यूटर्स के थ्रू होंगी, ठीक है, तो उसमें उसका डेबिट और क्रेडिट जो रहता है वो तो हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरर तो हमारी आएगी नहीं। हाँ, उस तरह की एरर हो सकती है कि सेम एरर एमुलेट कर दे, ठीक है, या हम जो एंट्री हमें किसी और चीज में करनी है, ठीक है, वो हमने किसी दूसरे हेड में एंट्री कर दी है, वैसी एरर हो सकती है। बट वो जो प्लस माइनस की एरर होती थी वो हमारे कंप्यूटर आने के बाद, सॉफ्टवेयर आने के बाद वो एलिमिनेट हो गई है। स्टिल द ट्रायल बैलेंस कंटिन्यूज टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द मोस्ट अकाउंटेंट एज ऑल्सो ऑडिटर हु विश टू नो जीएल अकाउंट बैलेंस। क्या, जिसको जीएल अकाउंट बैलेंस जानना होता है वो इसके लिए क्या ट्रायल बैलेंस बनाते हैं।
The final account balance after the proposed adjustment are known as adjusted account balance and are used in preparing the financial statement of the business enterprises. अब ये जो इसमें हमारा क्या हमें पढ़ना है, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं। देखो जैसा नाम से लग रहा है, क्या लग रहा है कि किसी चीज को एडजस्ट करने वाली एंट्री, क्या एडजस्ट करने वाली एंट्रीज। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं हम लोग। रिगार्डिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग पीरियड द रिजल्ट इन डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इन ऑल अकाउंट्स कंटेन्ड इन द जनरल लेजर। अब देखो एडजस्टमेंट एंट्रीज का यूज कैसे होता है, जैसे अभी एक सेकंड, मान लिया ऐसे कोई कंपनी है, ठीक है, हमने एक कंपनी मान लिया रेंट पे ले रखी है, कोई कंपनी हमने क्या की है, एक कंपनी है जिसको हमने रेंट पर ले रखी है, ठीक है। अब हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल, मान लिया लास्ट ईयर का देखते हैं 2022 से कब तक है, 31 मार्च 2023 तक, ठीक है। अब हमने क्या है, हमने कोई जो है रेंट पे ले रखा है, कोई बिल्डिंग रेंट पे ले रखा है। तो मान लिया जो हम, मान ले अप्रैल महीने का है, हम किस में पे करेंगे, मई में, ठीक है, ऐसे हम पे करते रहेंगे। अब सोचिए, अब जो हमारा 31 मार्च का रेंट है वो हम कब पे करेंगे, वो हम पे करेंगे अप्रैल 23 में, ठीक है। अब हम जब अप्रैल तेईस तेईस में उसका रेंट पे करेंगे, जबकि हमें वो बैलेंस शीट कब बनानी है, 31 मार्च 2023 को। तो देखा जाए जो ये बिल्डिंग का रेंट का है, ये हमारे 31 मार्च 2023 के बैलेंस शीट में आएगा नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी चीजों चीजों की, कि कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, क्या चीज है। एग्जैक्ट पिक्चर पाने के लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें जो ये 31 मार्च का रेंट है, ये हम क्या करें, हमें मार्च में ही डेबिट करना होगा। कब डेबिट करना होगा, मार्च में डेबिट करना होगा। बट हमें पे कब करना है इसको, अप्रैल में। तो अब इस पैसे को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ रखेंगे, इसी के लिए क्या होते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाती है, ठीक है। कि मतलब इस रेंट को, ये वो जो हमारा रेंट पेबल अकाउंट है, ठीक है, उससे हम लोग डेबिट कर लेंगे और इसको दूसरी जगह क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं, अपने लेक्चर में आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड फॉर ऑफिस रिजल्ट इन डेबिट बैलेंस इन द रेंट पेड अकाउंट, ठीक है। बट इफ द रेंट फॉर लास्ट मंथ द अकाउंटिंग पीरियड से मार्च 2022 इज पेड ड्यूरिंग नेक्स्ट मंथ कब, अप्रैल 2022 में पे करना है। The rent paid account will not reflect the rent paid for the full year on the March 31st। क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि जो हमारा मार्च का रेंट था वो हमने कब पे कर रहे हैं, हम लोग अप्रैल में पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए इफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द पीरियड एंडेड March 31st 2022 इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस एज अपेयरिंग इन द रेंट पेड अकाउंट, इट विल नॉट गिव ए फेयर पिक्चर एज फुल रेंट फॉर द ईयर इज नॉट इनटू द अकाउंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम ए डेबिट एंट्री फॉर द अकाउंट ऑफ रेंट फॉर मार्च 2022 will be posted in the rent paid account and the corresponding entries will be reflected liability side of account as rent payable। मीन्स जो हमारा प्रेमाइसेस का रेंट वाला था, ठीक है, रेंट का अकाउंट था, उसको हमने क्या कर लिया, डेबिट कर लिया, और हमने एक अलग हेड बना लिया, इसको बोलते हैं क्या, रेंट पेबल अकाउंट, ठीक है। इसमें हमने उस पैसे को डाल दिया। अब इसमें हमने डाल दिया, ठीक है, तो वो कहाँ, क्योंकि ये इस रेंट को हमें क्या करना है, पे करना है। तो हमारी बैलेंस शीट में किधर शो करेगा, ये हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेगा, ठीक है। तो सच एंट्रीज आर कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो जो रेंट पेबल एंट्रीज जो हम खड़ी करेंगे, ये क्या होगी, ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। एंट्रीज रिलेटिंग टू क्लोजिंग स्टॉक,
अब एक स्टॉक से रिलेटेड समस्या आती है। अब एवरी सेल ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन every sell transaction result in reduction in available stock and every purchase transaction increase in the actual stock। अब स्टॉक को समझने के लिए एक सेकंड। जैसे क्या होता है, देखो हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये जो स्टॉक का केस होता है, किसका केस होता है, स्टॉक का। ये हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग हमेशा काउंट करते हैं अकाउंटिंग पीरियड बेस पे। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि जो, जैसे मान लिया हम लोग 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का बना रहे हैं बैलेंस शीट। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जो स्टॉक जो हमारा 31 मार्च 2022 तक लिया गया हो, वो जरूरी नहीं कि सारा यूज हुआ हो। ठीक है। तो इसमें से कुछ क्या रिमेन होगा, कुछ बचेगा हमारा। अब जो रिमेनिंग होगा, ठीक है, हमेशा ये क्या होगा, क्योंकि सारा यूटिलाइज कर नहीं सकते, इतना एक्यूरेट तो कोई हो नहीं सकता कि भाई जितना हमें यूज करना हमने उतना ही खरीद लिया स्टॉक। इस केस में जो हमारा इस बैलेंस शीट में जो हमारा 31 मार्च 2022 में जो स्टॉक बचा हुआ है, अब जो बचा हुआ वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा इस 22 वाले के लिए। तो ये क्या अप्रैल में शिफ्ट हो गया। ठीक है। 1 अप्रैल 2022 में चला गया स्टॉक। अब जो ये स्टॉक गया, ये 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के लिए किस चीज का काम करेगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। अब क्या होगा, कुछ हम स्टॉक जो है खरीदेंगे पूरे साल में, तो वो परचेज हो जाएगा। ठीक है। तीसरा हमारा क्या होगा, अब जरूरी नहीं कि भाई 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो भी हम स्टॉक खरीदेंगे उसमें कुछ बचेगा लास्ट में, तो जो हमारा बचेगा वो क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है। अब इस स्टॉक को बनाने में कुछ खर्चा भी आएगा, तो हमें 4 चीजें ध्यान रखनी है। तो अब अगर आप सिंपल कर देखो कि हमने कितना स्टॉक यूज किया, अगर ये पूछा जाए कि हमने स्टॉक कितना यूज किया, तो क्या होगा, जो ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, जो परचेज किया वो ऐड कर देंगे, और क्या ऐड करेंगे, जो एक्सपेंस किए, माइनस क्या करेंगे, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हुआ। ठीक है। आगे हम इसको थ्योरी पढ़ेंगे तब और क्लियर पिक्चर आ जाएगी इसकी। ठीक है। हम्म। तो however the entries passed in the ledger for any sales or purchase transaction don't affect the stock account। ठीक है। however जो एंट्री पास होगी लेजर में for any sales or purchase transaction don't affect the stock account। it means that in books of account there is no entry in the stock account throughout the year। जैसे मैंने आपको बताया, एक साल में आप चाहे जितना स्टॉक खरीदो वो करो, उसी कोई एंट्री अलग से नहीं की जाएगी। ठीक है। वो हमेशा बैलेंस शीट में लास्ट में एंट्री में क्लियर होगी। ठीक है। तो एंड इट रिफ्लेक्ट्स द सेम लेवल विच प्रिवेल्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है। एज नो एंट्री पास्ड in the stock account during the year, the balance in it remains the same as at the beginning of the year। ठीक है। दैट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द स्टॉक, जो होगा क्या, हमारा डेबिट बैलेंस एज सोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द लास्ट ईयर एज क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने आपको बताया। अब देखो, जो मैंने आपको बताया तो वो बताया स्टॉक का इतना है। ठीक है, कि परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये इतना हमारा क्या स्टॉक यूज हुआ। तो एक चीज सोचिए, प्रॉफिट कैसे होगा। हमने मान लिया कोई सामान खरीदा, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया किसी चीज में। ठीक है। मान लिया हमने रॉ मटेरियल खरीदा, उससे हम लोग क्या अपना फिनिश गुड्स बनाएंगे, वो उसी को क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, हमने जो सेल किया है उसमें अगर हम इसको हटा घटा दें जितना हमने स्टॉक यूज किया है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रॉफिट कैसे होगा भाई, प्रॉफिट होने के लिए
क्या होगा, प्रॉफिट होने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, एक सिंपल चीज है। अगर हम पूछे प्रॉफिट कैसे होता है, तो प्रॉफिट में सेल्स माइनस जो हमने मटेरियल यूज किया है, ठीक है, यूज स्टॉक। अब सेल माइनस यूज स्टॉक में हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस हमने क्या करेंगे इसमें, जितना हमने साल भर में परचेज किया, फिर इसको बनाने में कितना खर्च आया, एक्सपेंसेस, माइनस कितना बच गया जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। तो ये हो गया, ये जो फॉर्मूला था ये वही है, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, सेल्स माइनस ब्रैकेट में परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस एक्सपेंसेस, ठीक है। अब in the above formula, the all items except the closing stock are available from the ledger. As the amount of the closing stock is not available from the ledger, we will have to actual verify the available stock at the close of the year and value. This is called क्या कहलाता है, inventory valuation. अब देखिए, जैसे ये जो फार्मूला था हमारा, इसमें क्या था, परचेज, ठीक है। तो भाई परचेज हमने कितना किया वो हमें मिल जाएगा हमारे उससे रिकॉर्ड से, ओपनिंग स्टॉक भी हमें मिल जाएगा, ठीक है, हमें एक्सपेंसेस भी मिल जाएगा। हमें क्या नहीं मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारे कहीं पे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा। तो इसको हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास बचा हुआ स्टॉक है उसका क्या होगा, वैल्यू निकालना होगा। और इसी की स्टॉक के वैल्यूएशन को निकालना क्या कहलाता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी कई प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे एन ओवर वैल्यूएशन विल रिजल्ट इन इन्फ्लेटिंग द प्रॉफिट, ठीक है, और वाइल एन अंडर वैल्यूएशन विल रिजल्ट इन अंडर स्टेटिंग द प्रॉफिट। मीन्स अगर जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक है जो हमारा, ठीक है, अगर उसको हमने ज्यादा ओवर वैल्यू कर दी तो भी नुकसान है, उसको अगर हमने अंडर रेट कर दिया तो भी नुकसान है, ठीक है। इस चीज के लिए हमें क्या है, जो इन्वेंट्री है, स्टॉक को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री, जो हमारा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है वो हमें प्रॉपर और सही तरीके से करना होगा, ठीक है। The accounting principles tells us that we should take the lower of purchase cost or market value of the closing stock। जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमेशा जो हम लोग पढ़े हैं पहले लेक्चर में, उसमें क्या है कि जो स्टॉक है या कोई भी चीज, हमेशा हमेशा में किस पे लेना है, लोअर परचेज कॉस्ट पे लेना है या मार्केट वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, जो उस टाइम पे मार्केट वैल्यू, ठीक है। बट calculation of purchase cost is difficult as materials are purchased at different price during the accounting period। अब जैसे क्या होता है, एक साल का टाइम होता है, ठीक है, हम एक साल में कई बार स्टॉक खरीदते हैं। अब मान लिया आज हमने कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपए बेसिस पे, मान लिया सेकंड टाइम खरीदा हमने 200 रुपए बेसिस पे, बाद में हमने मान लिया 150 में या 120 में ऐसे लिया। अब इसमें से हम क्या लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे, तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये लर्न करना है कि जो इन्वेंट्री होती है, जो स्टॉक होता है, उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे और उसके क्या क्या मेथड होते हैं। तो अगर हम आते हैं मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे, तो इन द गोडाउन ऑफ द फर्म गुड्स आर रिसीव्ड एंड और issued for the sales production continuously during the year। whatever is left in the godown is the closing stock। जो हमारा खत्म होता है क्लोजिंग स्टॉक है। इट इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट बट द कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर्स कीप चेंजिंग, ठीक है, चेंज होता रहता है। इट इज डिफरेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर कुछ अलग होगा। तो इसके देखा जाए तीन मेथड है, एक तो फीफो है, दूसरा लीफो है, तीसरा क्या, एवरेज कॉस्ट मेथड है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लिफो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और एवरेज कॉस्ट है कि जितना हमने खरीदा उसका हमें एवरेज निकाल लेना है। अंडर फीफो मेथड क्या बोलते हैं, इट इज एज्यूम दैट द मटेरियल विच वाज फर्स्ट रिसीव्ड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया वो पहले बाहर जाएगा, ठीक है। इट इज एज्यूम दैट द मटेरियल विच वाज फर्स्ट रिसीव्ड इन द गोडाउन
is is issued first, and therefore the material left in godown is that which was received last. Therefore cost of acquiring the last material is applied. ठीक है, फीफो क्या बोलता है? फीफो के अंदर क्या है भाई, पहले जो आया वो पहले चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट क्या लेंगे, जो लास्ट मटेरियल हमने खरीदा है उसके बेस पे हम कॉस्ट ले लेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, अंडर लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो जैसे क्या होता है कि हमने मान लिया ये है, ठीक है, ये हमने स्टॉक रखा, एक, दो, तीन। अब इसमें क्या हो, लास्ट इन, लास्ट में 3 नंबर आया। अब जब निकालने की बारी हमने 3 नंबर निकाल लिया। ठीक है, फिर हमने 2 निकाला, फिर हमने एक निकाला। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है कि जो लास्ट में है उसको पहले निकाल लिया। ठीक है, इट इज अज्यूम्ड दैट द मटेरियल व्हिच वाज लास्ट रिसीव्ड इन द गोडाउन इज इश्यूड फर्स्ट, एंड देयरफॉर द मटेरियल लेफ्ट इन द गोडाउन इज दैट वाज रिसीव्ड फर्स्ट, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द लास्ट मटेरियल इज अप्लाइड। दैट द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग, यहाँ पे फर्स्ट मटेरियल इज अप्लाइड, ये हमने गलत लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अंडर वेट एवरेज कॉस्ट मेथड क्या होता है, द एवरेज वेट ऑफ वेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज कैलकुलेटेड एंड इज अप्लाइड टू क्लोजिंग स्टॉक। हमने पूरे साल में जितना स्टॉक खरीदा हमने उसका एवरेज निकाल लिया उस बेस पे। ये 3 मेथड हो गए इन्वेंट्री वैल्यूएशन के। बट जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें इंडियन AS2 के अंतर्गत ये बोला गया है कि या तो हम फीफो मेथड का यूज करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, या फिर वेट एवरेज मेथड का यूज करेंगे, मींस ये लीफो का नहीं करेंगे। ठीक है, और देखा जाए तो इसका यूज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो आप लोग एक चीज, सिंपल चीज देखो, इससे तो हमारा स्टॉक भी खराब होगा। क्योंकि जो स्टॉक हमने लास्ट में खरीदा है, ठीक है, उसको हम पहले यूज कर रहे हैं। ऐसे करते करते जो फर्स्ट खरीदा है वो तो बचा रहेगा, तो फर्स्ट वाले के एक्सपायर होने के चांस है। तो इसलिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंतर्गत ये बोला जाता है कि हम लोग फीफो या वेट एवरेज मेथड मेथड का यूज करेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के लिए, और सेम वैसे ही हम लोग चीजों को, मतलब स्टॉक का यूज करेंगे। ठीक है, अब एंट्रीज रिलेटिंग टू अदर आइटम, और भी एंट्रीज जो होती हैं वो किससे किससे रिलेटेड है ये इसमें देखेंगे। अदर एडजस्टमेंट पर्टेन टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, राइट ऑफ फिक्सेस एसेट लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रोविजनिंग ऑफ फॉर कंटीजेंट इवेंट्स। ठीक है, मतलब जो डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, या फिर मान लिया हम लोग, हमने किसी को कर्जा दे दिया, हमने मान लिया किसी को उस पे डेबिट पे दे दिया, सॉरी किसी को हमने क्रेडिट पे दे दिया कोई सामान, लेकिन वो क्या बोलते हैं फ्यूचर में वो रिकवर नहीं हो रहा है, तो उन सबको क्या करेंगे, उनको उनकी भी एंट्री कहीं ना कहीं में डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, देखो जब भी हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो साल भर में हमने जितना भी एक्सपेंस किया है, क्या साल भर में हमने जितना भी एक्सपेंस किया है, ये हमारे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, उसको उस एंट्रीज को बराबर कर दिया जाएगा, और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या होगा, एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट शुड बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द एंट्रीज पास फॉर द पर्पज आर कॉल्ड क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, ये क्या कहलाती है, क्लोजिंग एंट्रीज कहलाती है। For example, if the salary account is showing the debit balance of rupees 3 lakhs, a credit entry by transfer to profit and loss accounts will be posted in this account, and debit entry will be posted to profit and loss account. Thus, balance in the salary account will become nil. ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट पे आते हैं। दिस इज नॉट ए नेसेसरी स्टेप फॉर प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटेंट, बट मैनी, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बट मैनी अकाउंटेंट प्रेफर टू प्रिपेयर इट। ठीक है, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। A trading account takes into account only the direct costs associated with the material in which the firm is dealing. The operation costs are not included. This means we calculate the cost of goods sold and subtract it from revenue to arrive at what is called gross profit. ठीक है, अब एक एग्जांपल है छोटा सा। अब जैसे इसमें क्या है, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, ओपनिंग कैश बैलेंस इज रुपीज 10,000, कितना है,
ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है यहाँ पे 10,000। ठीक है, किसका? स्टॉक का। ड्यूरिंग द ईयर वी परचेज 1,000 पेन्स फॉर द रुपीज 20,000। 20,000 में हमने पेन खरीदा। सोल्ड सम पेन ऑफ रुपीज 16,000 ऑन कैश बेसिस। इंक्योर्ड एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज लाइक कैरेज इनवर्ट ईटीसी। ये क्या है? 500। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पेन इज 1,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पेन इज 8,000। ठीक है, मतलब क्या है? किसी साल का शुरुआत हुआ जिसमें हमारे पास कैश बैलेंस कितना है? 10,000 रुपीज है। हमने जो ड्यूरिंग द ईयर जो नेक्स्ट ईयर हमने उसमें परचेज किया 1,000 पेन्स, कितना का? 20,000 का। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड्स सोल्ड निकालना है। तो वही हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा? हमने क्या है? हमने आपको बताया सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक कितना था? ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे निकालना, जो हमने बताया ना, स्टॉक कितना यूज किया, वही हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,000 रुपीज है। प्लस फिर हमने क्या बताया, कितना हमने साल भर में खरीदा? साल भर में 20,000 का खरीदा। प्लस एक्सपेंसेस कितना हुआ? देखो ये एक्सपेंसेस हुआ है 500 रुपीज। माइनस क्या करेंगे इसमें? हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पेन 8,000। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 21,000 और 21 में से 8 गए, कितना हो गया? 1। और 13,500 ये हमारा क्या हो गया? टोटल हमने स्टॉक यूज किया, और यही हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जितना हमने गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट की ये है। ठीक है, अब मान लिया यही हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो ये हो गया। मान लिया इसको हमने सेल कितने में किया? मान लिया हमने इसको किया है 18,000 में। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 18,000 माइनस 13,500। ठीक है, ये 500, ये 4,500। तो हमारे कितने का प्रॉफिट हो गया? 4,500 का। ठीक है, तो ऐसे अगर एग्जाम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछ लिया जाए या हमें प्रॉफिट पूछ लिया जाए तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में द बैलेंस ऑफ खाली आर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है? लेजर अकाउंट्स? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेजर अकाउंट्स तो आगे भी कैरी फॉरवर्ड रहते हैं। ठीक है, ऑल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। आपने देखा होगा जितना भी इनकम मैंने बताया ना आपको कि जितना हमने साल भर में खर्च किया है वो सारा किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? यही सही हो जाएगा, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग डिविडेंड? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रॉफिट लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इन द लेजर इज मेड विदाउट एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? ये आप लोग सोचिए। ठीक है, मतलब कि क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इन द लेजर इज मेड विदाउट एनी फाइनेंस, मतलब जहां पर हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई नहीं हुआ, ऐसी कौन सी एंट्रीज रहेगी? देखो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमने पैसे दे के सामान खरीदा है। ठीक है, हमने मनी दिया है कैश, और फिर वहां से सामान, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल है। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर, तो सिंपल है, इसमें भी हमने भले हमने क्रेडिट पे दिया है किसी को, बट यहाँ पर भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सिंपल है, सामान बेचेंगे तो वहां से डिस्काउंट हुआ, तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। चौथा का डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, देखा ये सही है। कैसे? क्योंकि जो डिप्रिसिएशन क्या होता है, कोई हमने मान लिया मशीन है, हमने मान लिया 1 लाख रुपए की खरीदी। ठीक है, हमने साल भर यूज किया, तो सिंपल है, मशीन में कुछ वियर टियर आएगा, मशीन की कुछ वैल्यू लॉस होगी। तो अब जो आज की डेट में मान लिया 1 अप्रैल 2022 वाले में फाइनेंशियल ईयर में मान लिया उसकी वैल्यू 1 लाख थी, तो सिंपल है, जो अगले साल होगी उसकी वैल्यू कुछ घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब मान लिया 5 साल किसी की लाइफ है, तो 22 में मैंने खरीदा, तो वहां पर तो 1 साल से है। अब 23 में आएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी? 4 साल की बची। अब वो कल 4 साल यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर उसके अमाउंट में कुछ डिप्रिसिएशन होगा, बट यहाँ पर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक परमिटेड बाय इंडियन एएस। तो ये हमने बताया था आपको, इसमें कौन सा होगा, फीफो और एवरेज कॉस्ट मेथड। कौन सा, इसमें कौन सा है, फीफो और ये। इट परमिट्स लीफो, बिल्कुल लीफो जहां है उसको काट दीजिए। इट परमिट यूज ऑफ ओनली फीफो मेथड, ओनली भी नहीं है, इसमें दो मेथड थे हमारे। इट परमिट्स यूज ऑफ फीफो और वेट एवरेज मेथड, तो हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या है, ए फर्म हैज रिसीव्ड एडवांस रेंट फ्रॉम ए टेनेंट। यहाँ पे क्या है, एडवांस रेंट रिसीव किया है। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इन मार्च, मतलब कि जो हमें अप्रैल में पे करना था उसको हमने क्या मार्च में ही रिसीव कर लिया, एडवांस में रिसीव कर लिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज इज करेक्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट फॉर द एंडिंग मार्च। तो अब देखो, यहां पर हमने क्या है, रेंट रिसीव कर लिया एडवांस में। तो एक सिंपल चीज है, जो हमारा रेंट रिसीव अकाउंट होगा वो क्या करेंगे, हम उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे, एडवांस रेंट रिसीव अकाउंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।